आइए जी, मैं जीपी गुप्ता कॉमर्स वाला आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने जा रहे हैं। यह और लाभकारी संस्थाओं का लेखांकन है जिसे हम लोग एनपीओ बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि ये संस्था क्या है, इस संस्था को हम लोग क्यों बनाते हैं, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं और हमें करना क्या है, हमारा मंजिल क्या है, हमें जाना कहाँ है। ये समझने के लिए मैं आपके सामने दो लाइन गाना चाहता हूं। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, औरों को जो जीवन देता है। गाना से आप समझ गए होंगे, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। दोस्तों, आज का चैप्टर इसी गाना को रिलेट करता है। देखिए, संस्था दो प्रकार का है, एक तो व्यापारिक संस्था होता है और दूसरा और लाभकारी संस्था होता है। व्यापारिक संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना है, जबकि गैर व्यापारिक संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। यहां प्रॉफिट मेकिंग कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो फिर क्या है? यहां ऑब्जेक्टिव है हम समाज का सेवा करें, समाज को हम सर्विस दें, समाज को मेरी जरूरत है। लाभकारी संस्था में हम लोग कैश बुक बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, यह लाभकारी संस्था का है। लेकिन अलाभकारी संस्था का ये नहीं है बाबू। अलाभकारी संस्था जो समाज में एक चेतना जागृत करता है, गरीब बच्चों के, अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए काम करता है, समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, लोगों का मुफ्त में इलाज मुहैया कराने के लिए करता है। यानी आप कह सकते हैं कि समाज के ऐसे लोग जिनके दिल में समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने की इच्छा शक्ति है, वो समाज को कुछ देना चाहते हैं, जिसमें उनका मकसद सिर्फ एक है, समाज का सेवा करना, भलाई करना। जैसे स्कूल है, कॉलेज है, पुस्तकालय है, हॉस्पिटल है, धर्मार्थ संस्थाएं हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये सब क्या है बाबू? अनाथ आश्रम क्या है? वृद्धाश्रम क्या है? ये कोई लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है। बिजनेस में हम लोग लाभ कमाने के लिए वहां पूंजी लगाते हैं, लेकिन यहां पर लाभ का बात नहीं है। हम लोग यानी जो मेंबर्स लोग हैं वो इसमें चंदा डाल के और कुछ विशेष कोष फंड डाल के इस तरह की संस्था का संचालन करते हैं। तो आइए हम लोग तो समझे कि ये संस्था है क्या। अब है यह संस्था क्यों बनाया जाता है, इसका आंसर वही है कि समाज में कुछ अपना योगदान दें, और जहां कुछ सेल्फ, हमारा स्वार्थ नहीं है। अगर स्वार्थ हो गया तो फिर हमारा जीना क्या रहा? जीना तो तभी है जो यह जीवन किसी और के काम आ जाए। आज देखिए ना, लोग सब दिन अपने बाल बच्चे के लिए प्रयास करते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, बाद में वही बाल बच्चा उनको छोड़कर चला जाता है। अगर ये बुद्धि शुरू में ही आ जाए कि नहीं, हम समाज के लिए भी कुछ करें, वृद्ध लोगों के लिए भी करें, अनाथ बच्चों के लिए करें, विधवाओं के लिए करें, समाज में ज्ञान कला का विकास के लिए कुछ करें, तो शायद उनकी आत्मा को सुकून जरूर मिलेगा। अब है क्या, यहां करना क्या है? तो बाबू देखो, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक पहला और दूसरा जनरल यूजफुलनेस। ये दो तरीका से हम लोग समझेंगे कि हमें करना क्या है, हमें जाना कहां है। यह टॉपिक अपने एग्जाम में
10 नंबर तो बाबू फिक्स समझो, चाहे कोई भी बोर्ड है, ये हिंदुस्तान में कोई भी बोर्ड है, 10 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के थ्रू आवे, चाहे वो थ्योरी के थ्रू आवे, चाहे वो आपका प्रॉब्लम में आवे। यहां करना क्या है, तो हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है, जिसे हम लोग प्राप्ति भुगतान खाता कहेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आय व्यय खाता बनाएंगे। फिर हम लोग बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे। फिर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जिसमें हमारा ओपनिंग और हमारा क्लोजिंग, फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग और क्लोजिंग। ये चीज आप यहां पर देख लीजिए कि सब्सक्रिप्शन को लेकर हमारा माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर हम यहां देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल्स, मेडिसिन्स, स्टेशनरी, कंज्यूमेबल स्टोर्स का कैलकुलेशन कैसे करें। फिर ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करना भी हमको आना चाहिए, और हम लोग कुछ कैलकुलेशन ऑफ स्पेशल फंड भी करने वाले हैं। यानी हमने इस चैप्टर का बाउंड्री आपके सामने रख दिया कि हमें जाना कहां है। जब तक हम लोग यह नहीं डिसाइड करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो हमारा सोचने का दायरा बाबू सीमित हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, अगर लाभकारी संस्था और अलाभकारी संस्था में हम लोग कंपैरिजन करें, तो यहां पर कैश बुक है और यहां पर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है। यहां मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएल अकाउंट है, तो यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। यहां पर बैलेंस शीट है, तो यहां पर भी बैलेंस शीट है। अब समानता क्या है, समानता देखिए, यहां जो कैश बुक का जो नेचर और फीचर है, सेम नेचर फीचर यहां रिसीट्स और पेमेंट्स अकाउंट का है। यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएल का नेचर फीचर है, इस तरह की संस्था में वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है। फिर यहां जो बैलेंस शीट है, सेम इसी तरह का यहां पर बैलेंस शीट है। आप कभी भी बिजनेस वाला जो संस्था है, बिजनेस में आप रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट नहीं देखिएगा, लेकिन यह अलाभकारी संस्था जो एनपीओ है, वो अपने यहां रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते। अब हम लोग बारी बारी से जानना चाहेंगे बाबू कि ये रिसीट्स पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर ये क्या है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं रिसीट्स और पेमेंट्स के बारे में। तो देखिए, रिसीट्स और पेमेंट्स जो अकाउंट है बाबू, यह हमारा सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा रियल अकाउंट है। फिर देखिए, यह समरी ऑफ कैश अकाउंट है, यानी कि ये रियल माने वास्तविक। यहां पर ये रिसीट्स पेमेंट्स हमारा रियल अकाउंट है, ऑब्जेक्टिव में भी यह पूछता है। यह समरी ऑफ कैश अकाउंट, कैश बुक का ये समरी है, सारांश है, जो ये वर्ष के अंत में तैयार होता है। देखिए, कैश बुक तो सालों भर उसमें लेखा जोखा होता है, लेकिन रिसीट्स पेमेंट्स अकाउंट में साल के अंत में हम लोग इसको तैयार करते हैं। फिर यहां पर ये देखिए, रिसीट और पेमेंट में ओनली कैश ट्रांजैक्शन को ही लिखते हैं, यानी कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स को ही लिखते हैं। यानी कभी भी रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम लोग उधार लेन देन को नहीं लिखेंगे। ये बात आप हमेशा याद रखिए कि ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है कैश बेसिस पर तैयार होता है, नगद के आधार पर तैयार होता है। जबकि आपने अभी तक जो पीएल अकाउंट्स वगैरह बनाए हो, वो एक्रूवल बेसिस पर बनता है, यानी कि नगद और उधार दोनों ही वहां पर हम लोग देखते हैं। लेकिन प्राप्ति और भुगतान खाता एक ऐसा खाता है जिसमें
नगद प्राप्तियों और नगद भुगतानों को ही लिखा जाता है। इसका जो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, यह ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक से होता है। फिर इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है, यह क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक से होता है। अब आइए इस खाता का एक विशेष जो फीचर है उसको समझिए। इस खाता में यह नहीं देखा जाता है कि हमारा जो रिसीट है सिर्फ इसी वर्ष का है, नहीं, अगर पिछले वर्ष का भी बकाया है, अगर इस साल मिले तो ले लेंगे, अगर आने वाले साल के लिए भी कोई एडवांस देता है तो ले लेंगे। यानी नगद आना चाहिए चाहे जैसे आवे। फिर पेमेंट में भी देखिए, अगर हमारा पेमेंट पीछे का बकाया है, आज हम कर रहे हैं तो लिखेंगे, या आने वाले साल के लिए अगर हम किसी को एडवांस दे रहे हैं तो वो भी लिखेंगे। इसके अलावा एक बात और देखिए, ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है ना बाबू, इसमें एक तो जो है कैश रिसीट्स का बात हुआ, दूसरा जो है कैश पेमेंट्स का बात हुआ। इसके अलावे देखिए, ये जो रिसीट होता है किसी लायबिलिटी के लिए रिसीट होगा या किसी इनकम के लिए, और पेमेंट किसी एसेट्स के लिए या किसी प्रकार के एक्सपेंस के लिए होगा। तो मैं आपको बता दूं, चाहे कैपिटल रिसीट हो या रेवेन्यू रिसीट हो, अगर कैश में है हम लिखेंगे, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, अगर कैश में है तो हम जरूर लिखेंगे। तो आज हम आपको ये एनपीओ का पार्ट 1 समझाए हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो लेक्चर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हम पार्ट 2 जो इसका लाएंगे उसमें मैं आपको इनकम एक्सपेंडिचर, ये स्पेशल कैलकुलेशंस और बैलेंस शीट पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे, आपके एग्जाम में आपको 10 मार्क्स दिलाएंगे। वादा रहा। जय कॉमर्स।